हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे आपके 12th की केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर यानी कि रासायनिक बलगत की, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को सीखा कुछ और कुछ अभी हैं, तो उनकी बात आज के लेक्चर में करेंगे। मैं ये आशा करता हूं, ये उम्मीद रखता हूं आप लोगों से कि आप लोग जब भी लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे आप लोग कॉपी और पेन के साथ बैठे होंगे, एक सीखने के माइंड के साथ बैठे होंगे, ताकि आप लोग क्या करिएगा, जो भी आप में लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को लिख लेना चाहिए, हो सकता है कि हम आगे बोल सके, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपका वैरियर बैच। तो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि जब भी आप बैठिए तो आप लोग इस बात से नहीं बैठिएगा कि हम तो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इस बात से बैठिएगा, इस बात को समझकर बैठिएगा कि आप लोग ऑफलाइन में बैठ के पढ़ रहे हो, माने कि टीचर के सामने बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है ना। मैं आप ऑनलाइन का फील ही नहीं आने दूंगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए ज्यादा टाइम न व्यर्थ करते हुए हम लोग आज बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई? आज का टॉपिक होने वाला है आपका, आज का टॉपिक होने वाला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अवक्रिया की कोटि। आज हम लोग बात करेंगे अवक्रिया की कोटि के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के लेक्चर की। आ गया आपका अवक्रिया का बेग, क्या आ गया साहब? अवक्रिया का बेग आ गया है भाई साहब। चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं, क्या बताते हैं, ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया गोल है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। हम रासायनिक अवक्रिया की कोटि की बात करने जा रहे हैं। रासायनिक अवक्रिया की कोटि की बात करने से पहले हम लोग ये जान लेंगे, हम लोग ये जान लेंगे क्या 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 जान लेंगे भाई, कि आणविकता के आधार पर, आणविकता के आधार पर हम रासायनिक अवक्रिया को कितने भाग में बांट सकते हैं, या फिर यहां पे हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं उसको यार, अवक्रिया के चरणों के आधार पे, यानी कि स्टेप्स के आधार पे हम अवक्रिया को कितने प्रकार में बांट सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करने जा रहे हैं अभिक्रिया के चरणों के आधार पर हम अभिक्रिया को 2 भाग में बांटते हैं। अभिक्रिया को कितने भाग में बांटोगे साहब? अभिक्रिया को हम 2 भाग में बांटते हैं, 2 भाग में। अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, यहां पे लिख देते हैं बस। आधार पर अभिक्रिया 2 तरह की, प्रकार की होती है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके आगे की। ध्यान दीजिएगा, आवाज तो सुनाई ही दे रही होगी आप लोगों को। चलिए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर पे आपका क्या होगा साहब? फर्स्ट नंबर पे आपका होगा, फर्स्ट नंबर पे होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? एक चरण की अभिक्रिया, या जिसको हम लोग एलिमेंट्री अभिक्रिया कहते हैं। क्या यहां पे लिखे हम? पहले हम लोग लिखेंगे एलिमेंट्री अभिक्रिया लिखो, या फिर आणविकता आधारित अभिक्रिया, चरण आधारित अभिक्रिया, आणविकता आधारित अभिक्रिया। आणविकता आधारित अभिक्रिया माने कि जो आणविकता पे निर्भर करे ऐसी अभिक्रिया। और दूसरा हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर पे, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे? बहुचरणीय अभिक्रिया कह देते हैं, या फिर इसको आणविकता पे क्या लिखेंगे, अनाधारित बहुचरणीय अभिक्रिया लिख देते हैं, बात वही होगी। अरे यार रुक जाओ, कलर चेंज कर देते हैं इसके लिए। हाँ, बहुचरणीय अभिक्रिया, ठीक है सर, ठीक है, लिख दिया हमने। हाँ लिख दिए। आणविकता आधारित का मतलब क्या होता है भाई साहब? आणविकता आधारित का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं,
ऐसी अपक्रिया जो पदार्थ के अणुओं पे निर्भर करती हैं, यानी कि जब अपक्रिया हो रही है तो उस अपक्रिया में किसी एक स्टेप में या दो स्टेप में जो अपक्रिया हो रही है तो उसमें कितने पदार्थ भाग ले रहे हैं, कितने पदार्थ भाग ले रहे हैं, यानी कि कितने अणु भाग ले रहे हैं, उनको आणविकता का आधारित अपक्रिया कहते हैं। जिसमें एक होता है SN1 अपक्रिया, SN1 अपक्रिया, और एक होता है SN2 अपक्रिया। क्या होता है भाई साहब? SN2 अपक्रिया। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ये बहुचरणीय की तो हम बात ही नहीं करेंगे, बहुचरणीय की बात ही नहीं करेंगे। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी समझते हैं। ये आणविकता पे अनाधारित होती है। हाँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, यानी कि एक ऐसा अपक्रिया होता है कॉम्प्लेक्स, यानी कि कठिन अपक्रिया होती है, बहुत सारे चरणों में होती है, और ये अपक्रिया अणु पे आधारित नहीं होती। अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं पर आधारित नहीं होती। अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं पर आधारित नहीं होती सर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं SN1 अपक्रिया और SN2 अपक्रिया क्या होती है। इसकी पहले हम बात करेंगे, तब अपक्रिया की कोटि पर आएंगे। ठीक है ना। हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, SN1 और SN2 अपक्रिया क्या होती है, इनकी बात हम लोग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपक्रिया की कोटि पर। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, इसको सेव कर देते हैं, एक बार सेव हो जा। चलिए क्लीन करते हैं। क्लीन हो गया। ब्लैक पेन का यूज करते हैं। पहले आप लोगों को बता देते हैं SN1 अपक्रिया। क्या बता देते हैं साहब? SN1 अपक्रिया क्या होती है। मान लीजिए कि आपको कोई एल्काइल हैलाइड दिया गया है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करा रहे हैं। कैसा रिएक्शन करा रहे हैं सर? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल ला के हम लोग जोड़ रहे हैं। अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? ये पहले इन दोनों को अलग अलग करेगा। अगर SN1 अपक्रिया है तो पहले तोड़ देता है, पहले क्या करता है, इनको अलग अलग तोड़ देता है, तब जाके जुड़ता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। इसमें जो है पहले इसको तोड़ देगा। पहले क्या करेगा भाई? पहले इसको तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद इसको क्या करेगा? पहले तो इससे क्या बना देते हैं भाई, रुक जाओ। इससे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्लस प्लस Cl नेगेटिव, तब जाके इसके साथ जुड़ेगा। अब इसके साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ पाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव होता है, लिख देते हैं। ठीक है ना। तब जाके आपका बन पाएगा क्या? RNU। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि SN1 अपक्रिया कितने स्टेप में होती है, तो 2 स्टेप में होती है। और इसमें अणुओं का भाग कितना होता है? कितने अणु भाग लेते हैं भाई साहब? SN1 में सिर्फ एक अणु भाग लेता है, माने कि पहले एक टूट जाएगा, फिर एक जुड़ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। यानी कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही अणु भाग लेता है। SN1 अपक्रिया में एक समय पर सिर्फ एक ही अणु भाग लेता है, इसलिए इसको 2 स्टेप में अपक्रिया करानी पड़ती है। फिर यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी भाई साहब? किसकी बात कर लेते हैं? SN2 की। ठीक है, SN2 की अपक्रिया की बात कर लेते हैं। तो SN2 अपक्रिया में क्या होगा? मान लीजिए कि आपका क्या हो रहा है भाई साहब, एल्काइल हैलाइड या एल्काइल क्लोराइड आपको दे रखा है। ठीक है, इसमें हम किसी न्यूक्लियोफाइल को लाकर जोड़ेंगे। तो अब क्या होगा कि एक तरफ से ये अपक्रिया में क्या होता है, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होता है और एक तरफ से क्लोरीन हट रहा होता है। मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल ये है और न्यूक्लियोफाइल जो है R से जुड़ता रहेगा। ठीक है, और इधर से ये क्लोरीन हटता रहेगा। क्या होता रहेगा? क्लोरीन हटता रहेगा। यानी कि इसमें एक टाइम पे
इसमें एक टाइम पे दो अणु भाग लेते हैं, एक तो न्यूक्लियोफाइल वाला हो गया और एक एल्काइल हैलाइड वाला हो गया, माने कि एक टाइम पे दो अणु भाग ले लेते हैं। जबकि हम SN1 की बात करते हैं तो उसमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही अणु भाग लेता है। आप लोगों को यह कहानी पता होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। SN1 और SN2 मैंने आप लोगों को समझा दिया, आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है ना। हम आज आप लोगों को समझाने जा रहे हैं क्या हो गया, अब क्रिया की कोटि समझा देते हैं। आ जाइए जरा। अब क्रिया की कोटि की बात करें तो अगर हम अब क्रिया की कोटि की बात करते हैं तो चलिए रेट ऑफ रिएक्शन की बात, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अब क्रिया की कोटि की बात कर लेते हैं हम लोग। अब क्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं सर, किसकी बात करते हैं सर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा साहब, बताइएगा जरा आप लोग, बच्चे, प्यारे बच्चे बताइए जरा, क्या हो जाएगा ये, क्या होगा भाई साहब? चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं इसमें। अब क्रिया की कोटि में ध्यान दीजिएगा, क्या करें हम, हाँ रुक जाओ, पहले हम इसको समझा देते हैं कि अब क्रिया की कोटि एक्चुअल में क्या होती है। अच्छा, पहले इसका परिभाषा लिखा देते हैं, फिर इसके बाद मैं इसका समीकरण लिखा दूंगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, पहले मैं आपको परिभाषा ही बता देता हूं। अगर हम इसकी बात करें कि अब क्रिया की कोटि क्या होती है, ठीक है, ठीक है ना। अब क्रिया की कोटि, अब क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, अब क्रिया में भाग लेने वाले की बात कर रहा है, ना कि उत्पाद की बात कर रहा है। अब क्रिया की कोटि, अब क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अब क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की सांद्रता के क्या होता है भाई? अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ, यानी कि आपसे कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना सर, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करते हो यार, थोड़ा सा पहले इसको काहे खींच दिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी उस पदार्थ के, उस पदार्थ के सांद्रता के बराबर होता है। और ये सांद्रता पावर में होती है तो पावर लिख, अरे काहे दो लिख रहे हो, पावर में n लगा देते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। इस पदार्थ के सांद्रता के पावर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना है, अब क्रिया की कोटि देखना है, तो अब क्रिया की कोटि क्या होगी सर? अब क्रिया की कोटि होगी कि जो अब क्रिया में भाग ले रहे हैं, यानी कि अभिकारक जो भाग ले रहे हैं, उनकी सांद्रता के पावर, यानी कि क्या कहते हैं पावर को, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। तो भाई ये कहां से हमको मिलेगा? ये जो हमने लिख तो दिया कि इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ये हमको कहां से मिलेगा? तो इस चीज को हमको समझने के लिए रेट लॉ लिखना पड़ता है, यानी कि अबक्रिया नियम का प्रदर्शन करना पड़ता है। किसका प्रदर्शन करना पड़ता है भाई? अबक्रिया नियम का प्रदर्शन करना पड़ता है। कहाँ गया यार? हाँ, यानी कि हम लोगों को रेट लॉ लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है भाई साहब? रेट लॉ लिखना पड़ता है। अब बात कर लें ये रेट लॉ कैसे लिखोगे सर आप ये रेट लॉ कैसे लिखोगे? रेट लॉ हम लोग इस तरह से लिखते हैं, रेट लॉ हम इस तरह से लिखते हैं, मान लीजिए आपको एक पदार्थ ए अभिकारक दिया गया है और दूसरा बी अभिकारक दिया गया है, तब कैसे लिखोगे आप लोग बताइए जरा, आप लोग कैसे लिखोगे? मान लीजिए आपको यहाँ पे रेट लॉ लिखना है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि हम किसी का रेट लॉ, एक मिनट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये, तो चलिए, हाँ, अगर हमको रेट लॉ लिखना होता है तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करते हैं, ROR की बात करते हैं, और इसको हम किस तरह से रेट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि अब क्रिया के दर के नियम से कैसे लिख सकते हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्रिया के दर के नियम से हम कैसे लिख सकते हैं सर? चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको A दिया गया है, ठीक है ना। A के सांद्रता में परिवर्तन कुछ समय में,
ए के सांद्रता में परिवर्तन कुछ समय में, ठीक है। मैंने यहाँ पे के नहीं लिखा, क्या लिख देता हूँ। के क्यों लिख रहा हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे हमने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया है, बराबर लगाया है ना, अरे यार बराबर लगाया है ना, तब यहाँ पे के लिख देंगे। क्या लिख देंगे सर, के लिख देंगे। के हमने लिख दिया, अब क्या लिख देंगे भाई, ए के सांद्रता में परिवर्तन उसकी पावर मान लो यक्स है, इनटू में बी की सांद्रता में परिवर्तन यानी कि आर ए, बी की सांद्रता में परिवर्तन उसकी पावर हम वाई लिख देते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तब यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर हम यहाँ पे अपक्रिया की कोटि लिखना चाहें तो अपक्रिया की कोट, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, मैं फिर से समझाऊंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमको लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों का सम करना पड़ेगा, यक्स प्लस वाई जो पावर में दिया गया है इसका हम लोग सम कर देते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है, इसका क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा फटाफट, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो इसका क्या करना चाहते हो आप लोग, नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लीजिए, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। पानी वहां पे रख दिया यार, प्यास तो लग रही है, लगने दो, प्यास तो लगती ही रहेगी। लिख लिया आप लोग, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया जाए, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने इतना लिखा, लिख लिया ना, इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेव कर देते हैं पहले इसको, मान लीजिए आवश्यकता पड़े कभी जिंदगी में। हाँ आ जाइए जरा, हम लोग बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। सर किसकी बात करने जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो अरे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं यार, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। मैं भी वही सोचूं कि मैं बार बार वही क्यों बोल रहा हूं। अब क्रिया की कोटि की बात करने जा रहे हैं तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं भाई साहब, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया गया है 2a प्लस 3b और यहाँ पे बन रहा है आपका मान लीजिए 4c बन रहा है। क्या बन रहा है सर, 4c बन रहा है। अब कहानी ये होती है सर, क्या होती है कहानी, अब ये कहानी ये होती है कि पहले इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखो या फिर आपको दिया गया है, ठीक है, दिया जाता है तो उसको लिखो, नहीं तो आप लोग क्या कर लो, उसको बना लो। क्या कर लो भाई साहब, बना लो, क्या कर लो, बना लो। ठीक है, तो चलिए हम इसका दे देते हैं, पहले तो पहली बार दे देते हैं फिर उसके बाद बना लेंगे। ठीक है कि नहीं, ठीक है। क्या दे देते हैं, मान लीजिए कि आर ऑफ ए आपको दिया गया है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के आर ऑफ ए आपको दिया गया है यक्स, या फिर यहाँ पे मान लेते हैं आपको दिया गया है 3 दे दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है, इनटू में आर ऑफ बी आपको कितना दे रखा है भाई साहब, ये मान लो 2 दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा सर, अपक्रिया की कोटि आपका हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा। आप लोग इसको लिखिए तो इसको हम और तरीके से समझा देते हैं, मानने कि इसका एक और तरीका होता है जब आपको नहीं दिया गया होगा। ये जो मैंने रेट ला एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये एक्सप्रेस तो किया है, ये चीज हो सकता है आपको ना दिया गया हो। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं, आप लोग सुन रहे होंगे अच्छे तरीके से, मैं आशा करता हूं सुनने पे कोशिश कीजिएगा। अगर आपने देखा नहीं, आपने सुना नहीं, तो इससे आपका क्या हो जाएगा भाई, बंटाधार हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए सर। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई, अगर मस्ती कर रहे हो तो मस्ती के साथ आप लोगों को पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है। समझ रहे हो कि नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जब भी आपको पढ़ाता हूँ ना तो मस्ती तो कराता रहता हूँ, भाई इससे क्या हो कि आपको बोरिंग ना लगे। कुछ बच्चे क्या है कि उनको बीच बीच में पढ़ाई के साथ थोड़ा सा मनोरंजन भी चाहिए, तो उनको मनोरंजन भी करा देते हैं अच्छे से कुछ बोल करके। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं। अरे नहीं, सेव हो जा पहले, तू सेव हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, रुक जाओ। अब यहाँ पे
अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको रिएक्शन दिया गया है, मान लीजिए आपको दिया गया है 2A दिया गया है, प्लस में 2B दिया गया है, और आपको बना रहा है 3C। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन ना दिया जाए, रेट लॉ एक्सप्रेशन ना दिया जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप बना लोगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। कैसे बनाओगे भाई, ए का कंसेंट्रेशन का पावर कर दो, मान लो कंसेंट्रेशन आपको दिया गया है। वैसे अगर ये दिया जाए चाहे ना दिया जाए, आपको अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछ रहा है कि उसको भी लिखो, तो इसको लिखना पड़ेगा पूरा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। कितना दिया गया, 2 दिया गया है, इनटू में कितना दिया गया है, बी के लिए दिया गया है 2। अब इसके लिए अगर हम आर्डर लिखना चाहें, आर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें, यानी कि अभिक्रिया की कोटि लिखना चाहें, आर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें, तो क्या हो जाएगा भाई, 2 + 2 हो जाएगा कि नहीं सर, हो जाएगा। ये आपका हो गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये आपका 4 हो गया कि नहीं यार, हो गया ना। ठीक है, ये तो हमने अपने से बनाया है। बाकी आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन अलग से दिया जाएगा। यहाँ पे कहानी होती है कि किसी में देता है, किसी में क्यों नहीं देता है, इसकी कहानी है। अभी हमने आपको एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ाया था और एक एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था SN1 और SN2। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ा था, यानी कि वो आणविकता पे निर्भर नहीं करेगा। ये जो आणविकता लिखी है ना, इन पे निर्भर नहीं करेगा। अभी बताया था कि नहीं बताया था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है ना, तो इन पे निर्भर नहीं करता है। तो उस केस में वो प्रश्न जब भी पूछेगा तब आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन करके देगा, वो पहले लिख देगा, फिर उसके जो सांद्रता का पावर रहेगा उसी को जोड़ देना। समझ रहे हो, वही आर्डर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे अभी मैंने पहले वाली सवाल कराया था। ठीक है कि नहीं, ठीक है। बाकी जब हमें एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करता है, उस केस में SN1 और SN2 अभिक्रिया देता है, SN1 और SN2 अभिक्रिया होती है, तो उस केस में आपको ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये नहीं देता, इसको हमको बनाना पड़ता है। और मैंने बताया था कि जब भी हम SN1 और SN2 अभिक्रिया की बात करते हैं तो आणविकता पे निर्भर करते हैं, यानी कि इन पे निर्भर करेंगे। ठीक है ना, इन पे निर्भर करेंगे तो सांद्रता की पावर में इनको लिख देंगे, और जो पावर होता है वही तो उसका आर्डर होता है। जो पावर होता है सांद्रता का, मेरी बात गौर से सुनिएगा, जो सांद्रता का पावर होता है वही उसका आर्डर होता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। जो सांद्रता का पावर होता है वही उसका आर्डर होता है। मैंने पहले ही बता दिया था अभिक्रिया की कोटि में। अभिक्रिया की कोटि किस पे निर्भर करती है, उसके सांद्रता के पावर पे निर्भर करती है, यानी कि वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अब कहानी ये होती है कि क्या ये हमेशा रहेगा, हमेशा नहीं रहता, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बदल जाता है। क्यों, क्योंकि वो आणविकता पे निर्भर नहीं करता है, इस पे निर्भर नहीं करेगा। तब क्या हो जाएगा भाई, तब वो अपने से क्वेश्चन में आपसे दिया रहेगा कि इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन मैंने ये लिख दिया है, अब इससे आप आर्डर बता दो। तो भाई जो पावर रहेगा उसी को जोड़ देना, वही तो आर्डर है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मैंने सारा कुछ आप लोगों को डिटेल में समझा दिया है, अच्छे तरीके से समझा दिया है। इसीलिए मैं आपसे आशा कर सकता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझा दिया जाए, नहीं तो कहोगे सर आप बहुत कंजूस होते जा रहे हो। तो हम कंजूस नहीं होंगे। मैंने आपको पढ़ाया था 2 टाइप का रिएक्शन। एक तो पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि जो आणविकता पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ठीक है ना, आणविकता पे निर्भर ना करे। एक तो पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये आणविकता पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसमें हम अगर बात करना चाहें तो इस केस में हम कैसे आर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, यानी कि अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस केस में अगर हम अभिक्रिया की कोटि निकालना चाहें तो इस केस में हम अभिक्रिया की कोटि इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई भी अभिक्रिया इसमें एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं तो ध्यान दो भाई साहब। अभिक्रिया मान लो मैंने लिया है ए लिया है, प्लस यहाँ पे हम लेते हैं बी कितना ले लेते हैं 2 + 3C ले लेते हैं, बन रहा है इसका बन रहा है 4D बन रहा है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कहानी ये होती है कि आणविकता पे निर्भर नहीं करता। यहाँ पे 1 होना चाहिए, इस पे नहीं निर्भर करेगा, ना इस पे निर्भर करेगा, ना इस पे निर्भर करेगा, ना ही इस पे निर्भर करेगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो उस केस में अगर आपसे जब कभी भी अभिक्रिया की कोटि पूछेगा तो आपको कोई ना कोई
कोई ना कोई रेट ला एक्सप्रेशन लिख के देगा, ठीक है ना। अपक्रिया का जो अपक्रिया के दर का नियम होता है लिखने का, उसको लिख के देगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, आपको दिया गया है k इंटू आर ए का पावर, यहां पे मान लो आपको दे दिया यक्स दे दिया, इंटू आर ए का पावर, सॉरी आर बी का पावर आपको दे दिया वाई दे दिया, इंटू हमने आर सी का पावर क्या दे दिया सर, आर सी का पावर जेड दे दिया। तो इस केस में अगर आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शॉर्टकट में मैंने लिख दिया ओ ओ ओ आर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस केस में पूछेगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर देना, ठीक है कि नहीं ठीक है। क्यों? क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देगा तब ये एक्सप्रेशन आपको दे देगा, ठीक है कि नहीं ठीक है। लेकिन जब ये कहानी होती है कि आणविकता वाले पे निर्भर कर रहा है, यानी कि अगर हम SN1 और SN2 अपक्रिया की बात करते हैं तो अपक्रिया तो आणविकता पे निर्भर करती हैं। तो उसके लिए अगर हम बात करें, पहले इसको डिलीट कर देते हैं भाई साहब, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा करता हूं, ठीक है ना, मैं ऐसा करता हूं। चलिए आ जाइए जरा, हाँ ध्यान दीजिएगा। अब अगर आणविकता पे निर्भरता की बात करते हैं, चाहे हम SN1 की बात करें चाहे हम SN2 की बात करें, यानी कि 2 स्टेप की अपक्रिया की बात करें या फिर 3 स्टेप, सॉरी 1 स्टेप की अपक्रिया की बात करें, ठीक है ना। यानी कि अगर हम 1 अणु पे निर्भरता की बात करें या फिर 2 अणु पे निर्भरता की बात करें, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा भाई, उस केस में अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है तो रेट सॉरी अपक्रिया की कोटि लिखना है तो रेट ला हम लोगों को लिखना पड़ेगा। जो रेट ला होता है उसको हम लोगों को लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे साहब बताइए जरा, k इंटू आर ऑफ ए की पावर कुछ क्या है, कुछ एक है, इंटू में क्या हो जाएगा भाई आर ए सॉरी आर बी का पावर क्या होगा भाई, यहाँ पे 2 है तो 2 कर देते हैं, इंटू में आर सी का पावर आपका क्या दिया गया है 3 दिया गया, तो इसको लिख दोगे। तो इस केस में आपका अपक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा सर 1 + 2 + 3 यानी कि 6 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये सारी बातें मैंने बता दिया है। इतने आसान तरीके से आज तक के YouTube के इतिहास में मैं बता सकता हूं कि मैंने जितना भी देखा है पढ़ा है लोगों से, मैंने सीखा है, मैं लोगों से सीखता भी रहता हूं, मैंने इतना सिंप्लीफाई करके कोई तो समझाया नहीं है, ठीक है कि नहीं ठीक है। आप लोग करिएगा अपने चैनल को सब्सक्राइब ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन को, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम अगले दिन मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।